दोस्तों, हर मिडिल क्लास आदमी की पहली ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक अच्छी सी बाइक हो। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है, लाइक पल्सर, प्लेटिना, HF डीलक्स, पैशन, पर जो बाइक सबसे ज्यादा बिकती है, जिसकी पिछले 20 साल से मार्केट में नंबर 1 पोजीशन रही है, वो है हीरो स्प्लेंडर। स्प्लेंडर पर आज करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। ये डेली करीब 3 लाख मोटरसाइकिल सेल करते हैं, जिसके चलते आज इनका मार्केट शेयर 26% तक जा चुका है। यानी आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक, आपको हर 4 में से एक बाइक हीरो स्प्लेंडर देखने को मिलेगी। तो ये इनकी वो लेगेसी है जो इन्होंने 20-25 साल लगा के बिल्ड की है। अब मोटरसाइकिल में तो ये नंबर 1 पर है ही, बट शुरुआत इन्होंने मोटरसाइकिल से नहीं, बाईसाइकिल से की थी, और उसमें भी आज ये फर्स्ट पोजीशन होल्ड करते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि पंजाब के लुधियाना से शुरू हुआ ये बिजनेस आज इंडिया का सबसे बड़ा बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल ब्रांड कैसे बन गया। साथ ही जानेंगे कि ये बिजनेस शुरू किसने किया, कैसे इन्होंने स्प्लेंडर को घर घर तक पहुंचाया, और इनकी वो कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिनकी वजह से स्प्लेंडर की सेल्स हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। ब्रिटिश राज के टाइम पर बाइसिकल्स एक लग्जरी आइटम हुआ करती थी, यानी उस समय सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स या रिच लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम बदला। जो लोग पहले साइकिल को दूर से देखा करते थे, वो अब खुद खरीदने लगे थे। मिडिल क्लास लोग भी कॉलेज या ऑफिस के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने लगे थे। फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे इंडिया में भी बाइसाइकिल्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। और इसी मौके पर 1956 में ओम प्रकाश मुंजाल जी ने हीरो साइकिल्स की शुरुआत की। जब हीरो ग्रुप की शुरुआत हुई तो इनिशियली इनका फोकस बाईसाइकिल के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना था। इन्होंने छोटे से स्केल पर काम करना स्टार्ट किया और अपने हाथों से ही पार्ट्स बनाने लगे। उस समय बाईसाइकिल्स काफी महंगी होती थी और उनमें से ज्यादातर इंपोर्ट की जाती थी। इसीलिए हीरो साइकिल्स का प्लान था इन बाईसाइकिल्स को अफोर्डेबल बनाना, ताकि एक आम आदमी भी इन्हें खरीद सके। अब 1950s और 60s का दौर बहुत अच्छा था, क्योंकि देश नए नए इंडिपेंडेंस के बाद अभी अपने इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप कर रहा था। तो हीरो साइकिल्स ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और बाईसाइकिल्स की कंप्लीट प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। उस टाइम इनका यही थॉट था कि इंडिया को बाईसाइकिल्स में इंपोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसीलिए फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आने के बाद धीरे धीरे ये अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाते चले गए। उस टाइम हीरो साइकिल्स का फोकस क्वालिटी पर था और ये इंश्योर करते थे कि बाईसाइकिल ड्यूरेबल और रिलायबल हो। इनका ये पूरा एफर्ट सिर्फ इसीलिए था ताकि बाईसाइकिल्स को एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जा सके, और यही इनकी रैपिड सक्सेस का रीजन भी था। इन्होंने रूरल और अर्बन दोनों ही मार्केट को टारगेट किया और अपनी बाईसाइकिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे भारत में एस्टेब्लिश किया। फिर क्या, 1980s तक तो हीरो साइकिल्स ने एक अलग ही लेवल अचीव कर लिया था। उस टाइम इनकी एनुअल प्रोडक्शन 18 लाख बाईसाइकिल्स तक पहुंच गई थी, और इसी डिमांड को देखते हुए कई सारी फॉरेन कंपनीज ने भी इंडियन साइकिल मार्केट में एंट्री ली। पर हीरो साइकिल्स घबराया नहीं। इन्होंने अपने इनोवेशन और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू अपनी मार्केट लीडरशिप को बनाए रखा। साथ ही इन्होंने अपनी प्रोडक्ट रेंज को भी डाइवर्सिफाई किया। ये हर सेगमेंट के लिए बाईसाइकिल्स बनाने लगे, फिर चाहे वो बजट फ्रेंडली कम्यूटर बाईसाइकिल हो या फिर प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक्स। फिर धीरे धीरे जब इंडिया में इनकी पकड़ मजबूत हो गई तो ये फॉरेन मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करने लगे, और अर्ली 2000s तक ये 85+ कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस बनाने में कामयाब हुए। अब साइकिल मार्केट को तो ये रूल कर ही रहे थे, बट अब मार्केट को जरूरत थी मोटरसाइकिल्स की। बट ये 1970s और 80s का टाइम था, और उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी काफी रिस्ट्रिक्टेड थी। यानी एक तो बाइक्स को इंपोर्ट करवाना पड़ता था और ऊपर से कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती थी। उस टाइम इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में रॉयल इनफील्ड, राजदूत और जावा जैसे ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये सब बाइक्स काफी हैवी ड्यूटी होती थी और इनका फ्यूल कंजम्पशन भी काफी ज्यादा होता था, जिसके कारण एक मिडिल क्लास आदमी इन्हें खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए उस समय ज्यादातर लोग बजाज चेतक जैसे स्कूटर्स खरीदना पसंद करते थे। स्कूटर उन्हें सस्ता भी पड़ता था और उसमें फ्यूल भी काफी कम यूज होता था। पर बाद में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ी, वैसे वैसे मार्केट में बाइक्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। लेकिन मार्केट में ऐसी कोई बाइक ही नहीं थी जो अफोर्डेबल हो, माइलेज अच्छा दे और जिसे मेंटेन करना भी आसान हो। तो इसी गैप को फिल करने के लिए 1984 में हीरो ने जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा के साथ टाई अप किया और ऐसे हीरो होंडा की शुरुआत हुई।
इस पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल बनाई जा सके, और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होंडा के पास थी बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी और हीरो के पास थी इंडियन मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग। तो यही सोच के हीरो होंडा मोटर्स ने मोटरसाइकिल पर काम करना स्टार्ट किया और मात्र 1 साल बाद इन्होंने अपना पहला मोटरसाइकिल CD100 लॉन्च कर दिया। अब ये बाइक लोगों को इतनी पसंद आई कि मार्केट में एक रेवोल्यूशन आ गया। हर कोई इस बाइक को खरीदना चाहता था और ऐसा इन 3 रीजंस की वजह से हो रहा था। पहला तो ये कि इस बाइक का माइलेज बाकी बाइक्स के मुकाबले काफी अच्छा था और इसकी टैगलाइन भी थी फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, जिसके चलते हीरो होंडा ने लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बना दिया कि इस बाइक का फ्यूल का खर्चा बहुत कम होने वाला है, जो कि उस वक्त हर मिडिल क्लास आदमी का सपना था। तो इसीलिए लोग इस बाइक के लिए पागल हो रहे थे। इसके बाद दूसरा रीजन था अफोर्डेबल प्राइसिंग। लॉन्च के टाइम CD100 का प्राइस 15-20 हजार के आसपास था। अब अगर किसी को 70-80 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज वाली बाइक इतने अफोर्डेबल प्राइस पर मिलेगी तो अगला तो डिमांड करेगा ही। तो ये भी एक रीजन था इसकी बढ़ती डिमांड का। इसके बाद तीसरा रीजन था ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। उस टाइम होंडा के इंजन्स की क्वालिटी दुनिया भर में फेमस थी। इनकी बाइक्स काफी रिलायबल और ड्यूरेबल होती थी। लोगों को ये पता था कि एक बार हीरो होंडा की मोटरसाइकिल ले ली तो फिर 5-10 साल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इन्हीं रीजंस की वजह से हीरो होंडा अपनी पहली ही बाइक के साथ मार्केट में सॉलिड पोजीशन पर आ गया। फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सारी रिसर्च और कैलकुलेशन की, ये समझने के लिए कि अब मार्केट को चाहिए क्या, और बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली 1994 में इन्होंने हीरो स्प्लेंडर को लॉन्च किया। अब स्प्लेंडर अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल प्रोडक्ट था। इस बाइक में इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये मार्केट में इंस्टेंट हिट बन गई और फिर तब से लेकर आज तक ये नंबर 1 पोजीशन के साथ इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट को डोमिनेट कर रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि स्प्लेंडर में इन्होंने ऐसा क्या खास कर दिया जो ये हर किसी की पहली पसंद बन गई। चलो जानते हैं। फर्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी। हीरो स्प्लेंडर की सबसे बड़ी क्वालिटी थी इसका माइलेज। जब स्प्लेंडर को लॉन्च किया गया तो लोगों का फ्यूल प्राइसेस को लेकर एक मेजर कंसर्न था और स्प्लेंडर 80 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रहा था, जिसके कारण बहुत सारे मिडिल क्लास लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। इसका माइलेज इसे एक कम्यूटर फ्रेंडली बाइक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर डेली ऑफिस जाना है, आसपास की मार्केट में जाना है या कोई छोटा मोटा काम करना है, इन सब के लिए ये बाइक बेस्ट थी और इससे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी काफी कम हो जाते थे। साथ ही जो लोग रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं, जहां फ्यूल अवेलेबिलिटी की आज भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वहां भी स्प्लेंडर ने अपनी जगह बनाई। नॉर्मली देखें तो रूरल एरियाज में पेट्रोल पंप्स विलेजेस से काफी दूर होते हैं। ऐसे में डेली फ्यूल फिल करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हीरो स्प्लेंडर यहाँ रामबाण साबित हुई, क्योंकि ये बाइक फ्यूल पे चलती तो थी पर लगता ऐसे था जैसे कोई फ्यूल कंजम्पशन ही नहीं हो रही। सेकंड है अफोर्डेबल प्राइसिंग एंड लो मेंटेनेंस। हीरो होंडा ने स्प्लेंडर को मार्केट में एक कॉस्ट इफेक्टिव मोटरसाइकिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। इसकी इनिशियल प्राइस लगभग 25,000 रुपए थी, जो कि एक मिडिल क्लास इंडियन कंज्यूमर के लिए काफी एक्सेसिबल थी। और हीरो का ये डिसीजन काफी स्ट्रेटेजिक भी था, क्योंकि उस टाइम मार्केट में सिर्फ प्रीमियम बाइक्स ही मिलती थी और उनका प्राइस आम आदमी की रीच से बाहर होता था। ऐसे में स्प्लेंडर वो पहली बाइक बनी जिसने इतनी कम प्राइस होने के बावजूद रॉयल एनफील्ड और जावा जैसे जायंट से कम्पीट किया। इसके अलावा स्प्लेंडर की लो मेंटेनेंस कॉस्ट ने बाइक को लोगों के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। होता क्या था, उस टाइम मोटरसाइकिल्स की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती थी और ऊपर से स्पेयर पार्ट्स भी महंगे होते थे। तो इसीलिए हीरो होंडा ने इस बात का ध्यान रखा कि स्प्लेंडर के पार्ट्स अफोर्डेबल हो और बाइक को भी इस तरह डिजाइन किया गया कि सर्विस के टाइम पे ज्यादा खर्चा भी ना हो। और ये एक काफी बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एक बहुत बड़ा बर्डन होता था। थर्ड है रग्ड डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी। स्प्लेंडर का डिजाइन बहुत ही सिंपल और फंक्शनल था, साथ ही बाइक की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी थी, जो जरूरी भी था, क्योंकि इंडियन रोड्स काफी रफ एंड अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ कब कहाँ गड्ढा या टूटी रोड आ जाए कुछ पता नहीं। ऐसे में नॉर्मल बिल्ड वाली बाइक से काम नहीं चल सकता था, इसीलिए स्प्लेंडर एक आइडियल चॉइस थी। इस बाइक की रग्ड बिल्ड क्वालिटी और सिंप्लिसिटी ने इसे एक रिलायबल कम्यूटर बनाया। इसका डिजाइन ऐसा था कि कोई लोकल मैकेनिक भी इजीली इसकी सर्विस कर सकता था। अब ये चीज हाई एंड बाइक्स में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उन बाइक्स का स्ट्रक्चर ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज था स्प्लेंडर के पास। और आगे चलकर इसी ड्यूरेबिलिटी के दम पर स्प्लेंडर ने रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में भी अपना डोमिनेंस बनाया। इसके बाद फोर्थ है ब्रांड वैल्यू। हीरो का नाम ही एक ब्रांड है,
इन्होंने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स और एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ये मैसेज दिया है कि स्प्लेंडर सिर्फ एक बाइक नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है और इसी ब्रांड वैल्यू ने मिडिल क्लास लोगों को इस बाइक की तरफ अट्रैक्ट किया है। इसके अलावा स्प्लेंडर सिर्फ ओल्डर जनरेशन की नहीं बल्कि न्यू जनरेशन की भी पसंद बन चुका है। इसके स्लीक डिजाइन और वाइब्रेंट कलर्स की वजह से अब यंगस्टर्स भी इस बाइक को प्रेफर करते हैं। तो इस तरह स्प्लेंडर ने कॉलेज स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक हर किसी के दिल में जगह बनाई है। और जब कोई बाइक इतनी यंग और स्टाइलिश होती है तो वो सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट बन जाती है। अब स्टाइलिश होने के साथ साथ ये बाइक काफी वर्सेटाइल भी है। ये बाइक सिटी ट्रैफिक में भी अच्छा परफॉर्म कर लेती है और ऑफ रोड कंडीशंस में भी इसकी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी होती है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से ये बाइक इंडिया में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। अब हमने ये तो जान लिया कि स्प्लेंडर की खासियत क्या है, बट सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों में और कंपनीज की बाइक्स भी तो मार्केट में आई हैं, लाइक बजाज, टीवीएस, यामा। तो इन सब के बावजूद हीरो स्प्लेंडर इतने साल से लगातार टॉप पर कैसे बना हुआ है, चलो जानते हैं। देखो, हीरो स्प्लेंडर जब मार्केट में आया तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट बजाज ऑटो पर पड़ा, जो उस वक्त स्कूटर्स का किंग था। उस टाइम इनका चेतक स्कूटर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर था और लोग भी स्कूटर्स को ही प्रेफर करते थे। लेकिन स्प्लेंडर के आने के बाद इस मोटरसाइकिल ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। इसकी बेटर माइलेज, लो मेंटेनेंस और प्रैक्टिकलिटी की वजह से लोग अब स्कूटर्स की जगह बाइक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। फिर स्कूटर्स के बाद इसका इम्पैक्ट टीवीएस और यामा मोटरसाइकिल्स पर पड़ा, क्योंकि ये बाइक्स बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं थी। तो यहाँ भी स्प्लेंडर ने बाजी मार ली। इसके अलावा स्प्लेंडर के डिसरप्टिव फैक्टर का एक मेजर रीजन था कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन। हीरो होंडा इस बाइक को लॉन्च करने के बाद रुका नहीं। ये नए नए वेरिएंट्स जैसे कि स्प्लेंडर प्लस, आई स्मार्ट और सुपर स्प्लेंडर, ये सब एक के बाद एक मार्केट में लाते गए और हर नए मॉडल में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन भी करते गए। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से आज हीरो कंपनी साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों ही मार्केट को लीड कर रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।